substance X turns red litmus blue, it will change methyl orange to। सब्सटेंस X जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो रेड लिटमस को ब्लू जो है वो बेस करता है बच्चों। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। इट मींस X जो है ये बेस है। इट विल चेंज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को जो चेंज करेगा ये येलो कलर में करेगा, जबकि एसिड इसको रेड में कन्वर्ट करता है। तो यहां आपका करेंट आंसर होगा येलो। अ सब्सटेंस Y टर्न्स फिनोल्फ्थलीन पिंक, सब्सटेंस Y है जो कि फिनोल्फ्थलीन को पिंक में बदल रहा है। तो ये होगा आपका बेस, क्योंकि जो आपका फिनोल्फ्थलीन है एसिड उसको चेंज नहीं कर पाता है, उस केस में वो कलरलेस रहता है, जबकि बेस उसको पिंक में कन्वर्ट करता है। तो इट मींस Y इज अ बेस। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये तो एसिड करता है। टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड, ये भी एसिड करता है। वेनिसेस स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल की स्मेल को वेनिस कर देता है बेस, एसिड कोई चेंज नहीं लाता उसमें। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। When a substance A turns blue litmus red, blue litmus red, ब्लू जो आपका लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट करता है आपका एसिड। तो इसका मतलब A जो है बच्चों एसिड हो गया है। इट वेनिसेस स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, एसिड जो है कोई भी स्मेल को वेनिस नहीं करता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। वेनिसेस ऑर्डर ऑफ वेनिला, ये भी नहीं होगा। टर्न्स फिनोल्फ्थलीन कलरलेस, बिकॉज जो फिनोल्फ्थलीन होता है एसिड की प्रेजेंस में वो कलरलेस रहता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन पिंक, तो फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन को बेस पिंक कलर में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब ए जो है वो आपका बेस है। ठीक है बच्चों। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर्स, पिंक कलर डिसअपियर होता है एसिड की प्रेजेंस में, इसका मतलब जो बी एड अप हुआ है वो एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉल्यूशन ए एंड बी, तो ए तो हो गया आपका बेस जिसका पीएच लेवल जो है वो 7 से ऊपर होता है, और बी है एसिड उसका पीएच लेवल 7 से नीचे आता है। तो स्ट्रॉन्गली बेसिक एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग और वीक हम यहां से पता नहीं कर सकते हैं, बस एसिड और बेस का पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, और एसिड बेस के लिए हम पीएच वैल्यू ले सकते हैं। तो ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7 क्योंकि बेस है, और बी हैज पीएच लेस देन 7, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश आर सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। देखिए सब्सटेंसेस विच ऑर्डर हुज ऑर्डर चेंजेस, मतलब ऑर्डर मतलब उनकी खुशबू से पता चलेगा, तो वो होता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल से पता करते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है जो डाली गई है। लाइक अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम अनियन ले सकते हैं और वनीला ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है आपका बेस, तो ये है बेस। ऐसे आप लोग एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। एक्वस एडिशन ऑफ विच ऑफ द एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। देखिए अभी हमने बेस डालने से ये आया है चेंज, अगर हम एसिड डाल देंगे तो ये चेंज रिवर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ एसिड के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस से जो भी चेंज आता है उसको रिवर्स करने के लिए एसिड डालते हैं, और एसिड से जो चेंज आता है उसको रिवर्स करने के लिए बेस डाला जाता है। Which one of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired student? Visually impaired student मतलब जो देख नहीं सकते हैं, तो वो खुशबू से पता लगाते हैं कि भाई कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए लिटमस नहीं ले सकते, टर्मरिक नहीं ले सकते, बिकॉज ये कलर चेंज करते हैं। जबकि वेनिला एसेंस लेते हैं तो इसकी जो स्मेल है बेस के केस में वैनिश हो जाती है, और एसिड डालेंगे तो वो नहीं जाएगी। तो जब भी हमने जो सॉल्यूशन डाला है अगर उसे स्मेल नहीं गई है तो इट मींस दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक, और स्मेल चली गई है तो दैट सॉल्यूशन इज बेसिक। ऐसे पता करेंगे विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। Which of the following statement is true for acids?
देखिए एसिड की सारी प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि डायरेक्टली अब क्या है जो एमसीक्यूज में इनकी प्रॉपर्टीज जो है ज़्यादातर एमसीक्यूज में ही पूछी जाने लगी हैं। बिटर नहीं होता क्योंकि बिटर होता है बेस, तो एसिडिक होते हैं सोर, तो सोर होता है ये वाला हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और वो क्या करता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है जब भी हम लिटमस पेपर लेते हैं, तो ब्लू लिटमस टू रेड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप एसिडिक जो है या बेसिक है उनकी प्रॉपर्टी यूज करके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज या आर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो उसकी प्रॉपर्टी में फिट नहीं होगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। पहला है दे हैव सोर टेस्ट, तो एसिड का सोर टेस्ट होता है, ये बात सही है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक, बिल्कुल सही है क्योंकि बेस चेंज करता है, एसिड चेंज नहीं करता है। दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये तो उसकी जो डेफिनेशन में ही आता है कि any substance that changes the color of litmus blue litmus to red is acidic, ये भी सही है। they change the color of methyl orange to yellow, नहीं, वो उसे रेड में कन्वर्ट करते हैं जबकि बेस उसको येलो में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी हाँ इनकरेक्ट होगा, ऐसे आपको आंसर लगाना है। अब ब्लू लिटमस पेपर वॉज फर्स्ट डिप्ड इन डाइल्यूट HCl, देखिए बच्चों ब्लू लिटमस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, क्योंकि ब्लू लिटमस को HCl क्या है एसिड है, एसिड रेड में कन्वर्ट करेगा। एंड देन इन NaOH सॉल्यूशन, NaOH होता है बेटा बेस, तो वो तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, नहीं चेंजेस फर्स्ट टू रेड, बिल्कुल सही बात है, एंड देन टू ब्लू, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि पहले हमने डिप किया HCl में तो ब्लू से रेड होगा और रेड से फिर ब्लू हो जाएगा बेस की वजह से, तो रेड फर्स्ट चेंजेस टू रेड, ब्लू से रेड एंड देन टू ब्लू। कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज, जो मिथाइल ऑरेंज होता है जब वो एसिड के टच में आता है तो रेड में कन्वर्ट होता है और बेस के टच में आता है तो येलो हो जाता है, तो आप ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। फिनोफ्थलीन्स कलर इज बेस इन बेसिक मीडियम इज डैश बट इन एसिड इज, जो फिनोफ्थलीन होता है फिनोफ्थलीन बेस के केस में पिंक कलर होता है तो यहां हम पिंक कहेंगे, लेकिन जब एसिडिक की बात होती है तो वो होता है कलरलेस, उस केस में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो पिंक एंड कलरलेस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आप टिक करेंगे। Which of the given statement is incorrect, गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो देख लेते हैं पहले एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये तो सही है, गलत नहीं है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एक्वा सोल्यूशन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए एक्वा सोल्यूशन होना जरूरी होता है क्योंकि उसमें आयंस बनते हैं, तो एक्वासिस ने बोला है तो ये बात भी सही है। एसिड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मेटल और एसिड की रिएक्शन आपको हाइड्रोजन गैस और सोल्ट के फॉर्म में रिएक्शन को कन्वर्ट करके देती है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी, तो ये तीनों तो सही है, हम कह सकते हैं इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन इनमें से बेस नहीं है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, NH4OH ये भी बेस है, C2H5OH जो है ये बेस नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ये OH नेगेटिव आयंस नहीं प्रोड्यूस करता है जब भी ये जो है एक्वा सॉल्यूशन में होता है, तो जो भी OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा सिर्फ वही बेस होगा, तो ये नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, देयरफॉर C2H5OH इज नॉट अ बेस। द गैस इवोल्व्ड इन अ मेटल एसिड रिएक्शन इज, जब भी मेटल की रिएक्शन, आप कोई भी एक्टिव मेटल ले लीजिए उसकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो आपको हमेशा मिलता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो आपसे यही पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन कौन सी गैस यहाँ पे इवोल्व होगी, तो डिपेंडेड अपॉन एसिड ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विल डैश इवोल्व्स हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। देखो बच्चों पहली बात तो जो हाइड्रोजन गैस होती है हमेशा पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो पॉप साउंड ये उसने उसकी प्रॉपर्टी बोली है, तो इसका इस आंसर से तो कोई लेना देना नहीं है, बस उसने पूछा रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स,
जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन किससे करूं जिससे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस की तरफ जाना है। अब क्या है, जिंक क्या है बच्चों, मेटल है, और मेटल की रिएक्शन जब भी एसिड के साथ होती है तो हमें वहां से सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ हाइड्रोजन गैस मिल रही है और ये मेटल भी है, तो इसकी रिएक्शन हमें एसिड के साथ करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन में हमें कौन सा एसिड दिखाई दे रहा है, HCl, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, मेटल और एसिड की रिएक्शन, तो मेटल और एसिड की रिएक्शन हमेशा आपको सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देगी। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ओनली हाइड्रोजन गैस ये नहीं हो सकता क्योंकि दो चीज मिलेंगी, ओनली सोल्ट ये भी नहीं हो सकता है, बोथ सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, देखिए सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, कौन सा इनमें से एसिड जो है वो आपका मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए या तो बहुत एक्टिव मेटल होना चाहिए या फिर जो है आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ इस केस में देखें सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनसे तो आपका रिएक्शन होगी ही होगी। उसने कहा डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। अब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग तो होता है कि वो एक्टिव मेटल्स के साथ तो रिएक्शन कर जाता है, जैसे जैसे मैनेज कर जाता है, बट कार्बोनिक एसिड बहुत वीक होता है, तो इसलिए ये आपका रिएक्शन नहीं करेगा मेटल्स के साथ, तो कार्बोनिक एसिड इज योर करेक्ट आंसर। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक इट प्रोड्यूसेस, देखिए जिंक क्या है, मेटल है, और मेटल की रिएक्शन जो है वो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है आपका बेस है। जनरली बेस और मेटल की रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जिंक मैनेज करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है। तो अगर मैं जिंक की बात करूं तो Zn प्लस NaOH की मैं रिएक्शन करने जाऊं बच्चों, तो मेरे को यहां मिलता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम इसे बैलेंस करने जाएं तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरी ये बैलेंसिंग भी हो जाए, तो यहाँ इस केस में हमें ये मिला Na2ZnO2 जिसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट के साथ हाइड्रोजन गैस भी मिल गई, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। When an acid reacts with a metal carbonate और metal हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब भी आपका एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें हमें सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो यहाँ सोल्ट उसने बताया हुआ है, तो यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा, तो आपका आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। When an aqueous sodium carbonate Na2CO3 reacts with HCl, सोडियम कार्बोनेट, अब ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट बच्चों जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से हमें सोल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहां से हम कहेंगे, देखिए यहां से Na और HCl में से हमें Cl, तो सोल्ट जो मिलने वाला है वो NaCl मिलने वाला है, तो NaOH नहीं होगा, NaHCO3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो NaCl साथ में वाटर मिलना है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। Which one of the given is formed when sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate NaHCO3 reacts with hydrochloric acid, बच्चों ये है, तो आपको यहां से Na और Cl मिलने वाला है, NaCl प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बच्चों और यहाँ से वाटर मिलता है H2O। देखिए एक H ये रहा, एक H ये रहा और एक O यहाँ से बचा हुआ है, तो यहाँ से मिला। तो अब वो कह रहे हैं क्या मिलेगा आपको, सोडियम क्लोराइड ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, वाटर ये रहा, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें सारे मिलने वाले, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे जल्दबाजी में इसमें ना सोडियम क्लोराइड देखते ही टिक कर आते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड तो इसमें मिलेगा ही, बट आगे भी देखना है कि उसने तीनों ऑप्शन वो दिए हैं जो कि इसमें प्रोड्यूस होते हैं, हमें मिलते हैं, तो इसलिए हमें ना ऑल ऑफ द अबव पे टिक करना पड़ेगा। Sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statement are true about the gas evolved?
जब भी आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि हमें सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है बच्चों। तो यहाँ हमें जो गैस मिलती है वो कौन सी मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस तो हमें पता चल गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बिल्कुल, ये जब भी लाइम वाटर से पास होगी तो उसको मिल्की कर देगी। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर को भी बंद कर देगी, क्योंकि वो एक ब्लैंकेट कवर बना देती है उसके ऊपर स्प्लिंटर के, जिससे कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो आगे बर्न नहीं होता है, बंद हो जाता है। इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है, वो डिसॉल्व हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इट हैज ए पंजेंट ओडर, नहीं, उसमें जो वो होती है ओडरलेस होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है ऑप्शन बी में। तो ऐसे एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो और कोई ऑप्शन नहीं हो, ऐसे भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। Which one of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा? हमें पता है कि जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा किसमें कार्बोनेट नहीं है। तो यहाँ देखिए, मार्बल तो कार्बोनेट ही होता है, लाइमस्टोन भी कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा में भी कार्बोनेट होता है, लाइम में कार्बोनेट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी, मतलब जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी। तो इसको आपको टिक करना है। When CO2 is passed through lime water, it turns milky. The milkiness is due to the formation of, देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रही है लाइम वाटर से, लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो बच्चों हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में मिलेगा हमें वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसकी वजह से मिल्कीनेस आती है, तो हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इज योर करेक्ट आंसर। एसिटिक एसिड वाज एडेड टू अ सॉलिड एक्स केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमने क्या लिया बच्चों? एसिड लिया और एक सॉलिड एक्स में हमने उसको मिक्स किया। कलरलेस एंड ओडरलेस गैस वाज इवॉल्व्ड। कलरलेस ओडरलेस कौन होती है? आप लोगों को पहले भी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड। द गैस वॉज पास थ्रू लाइम वाटर विच टर्न्स मिल्की, ये उसका टेस्ट होता है, तो यहां से कंफर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और एसिड की रिएक्शन किससे करने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? वो होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका मतलब जो ये सॉलिड एक्स है, या तो ये मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ऑप्शन से ढूंढते हैं क्या कह रहा है। सॉलिड एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां तो कार्बोनेट की बात ही नहीं हुई है। सोलिड एक्स इज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3, तो मिल गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Which one of the following is formed when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide? Calcium hydroxide is CaOH whole twice, CO2 से रिएक्शन करता है, तो बच्चों यहां से कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलने के बाद क्या बचता है आपके पास? H2O बचता है। तो उसने कहा बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, तो यहां से हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, वाटर मिलेगा, सोल्ट। ये कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट ही है, तो हम कहेंगे बी और सी दोनों मिल रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद कर्स्ड एग सेल्स, कर्स्ड एग सेल्स कार्बोनेट होते हैं, ये याद रखना है। टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स, वो सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है? सॉल्यूशन रिएक्ट, और देखिए ये कार्बोनेट है, ये क्या है? कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट होता है इनमें क्रस्ट एग सेल्स में, मार्बल में भी कार्बोनेट होता है और आपका चौक में भी कार्बोनेट होता है। तो जब ये मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? किसी एक सॉल्यूशन से कर रहे हैं। और आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन की, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब भी एसिड के साथ होती है तभी हमें वहां से गैस कौन सी मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से वो ही गैस क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की करती है, और वो यहां से हमें पता चल रहा है कि लाइम वाटर से वो मिल्की कर रही है, देयरफॉर ये कंफर्म हो गया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो द सोल्यूशन कंटेन, तो रिएक्शन किससे की होगी, एसिड से की होगी, तो ये सोल्यूशन क्या है, एसिड है, और एसिड इनमें से कौन है, HCl है, देयरफॉर HCl विल बी योर करेक्ट आंसर। When calcium hydroxide react with carbon dioxide, it will give you calcium carbonate and H2O. Nature of calcium carbonate, तो calcium carbonate जो होता है आपका बेसिक होता है, ये आपको याद करना है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन के बाद आपको मिलता है। देयरफॉर आप देखें, जब भी वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी तो हमेशा जो सोल्ट मिलेगा वो यहां पे स्लाइटली बेसिक मिलेगा, और उसी का नतीजा है ये, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम कह सकते हैं कि वो बेसिक होता है। On prolonged supply of carbon dioxide in lime solution, lime water is observed that, देखिए जब भी लाइम वाटर से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया फिर एक्सेस आप जो है उसने कहा प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका क्या होगा कि जब लंबे टाइम तक उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहोगे तो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट कलरलेस एंड सोल्यूबल इन वाटर होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेड, ये गलत है। कलर ऑफ लाइम वाटर बिकम ब्लैक, ये भी गलत है। मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Due to excess passing of CO2 through an aqueous solution of slaked lime, its milkiness fades because, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जब भी आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो मिलता है पहले केस में, पहला केस क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की, उस केस में आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, लेकिन जब हम एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट को पास करते हैं तब वो मिल्कीनेस फेड हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, तो वहां बाइकार्बोनेट मिल जाता है जिसकी वजह से आपकी वो मिल्कीनेस चली जाती है, तो CaHCO3, तो ये होता है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पूरी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है, 3D मॉडल से समझ लीजिए क्या होता है पूरा प्रोसेस। देखिए यहां आप सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारी बॉडी पार्ट है, यहां बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इकट्ठा होता है और आता है राइट एट्रियम में। देखिए यहां जैसे आप देखेंगे यहां दिस वन, यहां से ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आया और यहां आके ये राइट एट्रियम में इकट्ठा हो जाएगा, और राइट एट्रियम के बाद ये यहां से होते हुए फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से यहां से फिर ये पहुंचेगा लंग्स के पास, वहां ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के बाद बच्चों यहां से ये आना शुरू होगा और ये आएगा आपका राइट लेफ्ट एट्रियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू होते हुए फिर ये पहुंच जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। ये देखिए यहां से पूरी बॉडी में चला जाएगा। दिस इज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपको लेबलिंग आएगी वो लेबलिंग करनी है। जैसे यहाँ ये आपसे 5 पार्ट्स पूछे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 से 3 नंबर में आएगा ही आएगा, तो हो सकता है ये पांचों की पांचों लेबलिंग 5 नंबर में आ जाए, बड़े क्वेश्चन में भी आ जाए। तो जब भी, और ये जो लेबलिंग के लिए आएगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो इस बारी पूछा जा सकता है बोर्ड्स में। तो उसके लिए आंसर्स देखिए, पहले वाला है ओविडक्ट, ये है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहां रिप्रोडक्शन सबसे पहले होता है। जब जहां सबसे पहले रिप्रोडक्शन होगा, दिस इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है ओवरी, दिस इज ओवरी, जहां एग सेल्स जर्मिनेट होते हैं, एग सेल्स बनते हैं जहां, और वहां से फिर जो है आगे की तरफ मूव करते हैं। यूट्रस, ये दिस इज द यूट्रस, दिस पार्ट इज यूट्रस, जहां जो है बच्चा इम्प्लांट होता है, वो होता तो वैसे यहाँ पर है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑल, सो दिस इज यूट्रस। थर्ड वन इज यूट्रस। फोर्थ वन इज सर्विक्स, जहां से एंट्री होती है जो है स्पर्म की। एंड फिफ्थ इज वेजिना, जहां सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो यहां से इंपॉर्टेंट बनता है वो है कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट द एडवांटेज ऑफ एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, देखिए व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, तो कॉन्ट्रासेप्शन होता है इज द वे बाय विच वी कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी।
तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। उसके एडवांटेजेस ये आपके सामने 5 एडवांटेजेस मैंने लिख दिए हैं। तो इसमें इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द फैमिली विच कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, क्योंकि वो सब जो है पैसा जैसे ज़्यादा बच्चों पे खर्च होना था तो कम पे होएगा, तो वो ज़्यादा रेशो में मिल पाएगा। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस लाइक एड्स एंड ऑल। तो वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती है जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं, और ये एक्चुअली में तब ही होती है जब एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। फ्रीक्वेंट एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन। द जनरल हेल्थ ऑफ द फीमेल कैन बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो वो बॉडी पे बहुत एक हाई प्रेशर क्रिएट करता है और उनके माइंड को भी अफेक्ट करता है। लास्ट एंड द लीस्ट, द मेथड्स चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए कंट्री बाय कंट्रोलिंग चाइल्ड बर्थ रेट। तो इन्हीं से चाइल्ड बर्थ रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बायो में इस बार इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Explain the formation of calcium chloride with the help of electron dot structure. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th क्लास में आने वाला है सीबीएसई बोर्ड में। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज 20। तो फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि 2882 है, और क्लोरीन दैट इज 287। इट मीन्स इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है तो उसको 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, एक इस क्लोरीन को देगा, एक उसको। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम और एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, तो 2 क्लोरीन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले हैं, जबकि कैल्शियम के पास डॉट वाला एक है, तो ये इसको देगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, इधर भी ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब ये बन जाएगा कि जो क्लोरीन है कैल्शियम के पास, अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि क्लोरीन के पास आपके 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट 8। तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही एक और क्लोरीन होगा, उस पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो 2 क्लोरीन हो गए हमारे पास। तो इसे मैं 2 बोल सकता हूँ। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बन जाएगा Ca 2 पॉजिटिव और क्लोरीन ट्वाइस जो कि नेगेटिव के साथ होगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा CaCl2। In which of the following process a chemical reaction has taken place? तो सबसे पहली बात केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जहां कहीं कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो, मतलब केमिकल चेंज हो रहा हो, उसको रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट जिससे किया जाता है उसी को तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन मतलब ये देखना है सिंपल सा कि कहां केमिकल चेंज हुआ है। तो यहां देखें, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। आइस भी पानी ही है और पानी भी आइस ही है, बिकॉज आइस इज द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर अपने आइस के फॉर्म में भी मिलता है। तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। A wet shirt got dried in sunlight। सीधा सीधा क्या है, इवेपोरेशन है, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा, कोई यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ओवर आयरन रोड केप्ट इन एयर। ये क्या है बच्चों, ये है आपका कि हमने लोहे को बाहर रखा, उसने रिएक्ट किया वाटर वेपर से, आपके मॉइस्चर से, एसिड से, तो बाकी सारी चीजों से रिएक्ट करके जो बनता है वो है रिएक्शन। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे हमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम है रस्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट XH2O, मतलब हम इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ही कहते हैं। केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, ऐसे समझना है आप लोगों ने और आंसर्स देने हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी
ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। इनिशियल सब्सटेंस कौन से होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स। फिर उनसे जब रिएक्शन होके क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसने कहा इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन्स अनचेंज्ड कब होगा? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, केमिकल चेंज नहीं होगा। तो सीधा सा हमें बताना है कौन सा ऑप्शन फिजिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यहाँ मिल्क जो है आपका कर्ड में चेंज हो गया, तो ये तो केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में भी ग्रेप जो है चेंज हो जाएंगे वाइन में, है ना। फिर डाइजेशन ऑफ फूड में भी यहाँ क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल्स ही तो बन रहे हैं बस उसके। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन में सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, वो बस उसकी शेप चेंज हो जाती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो ऑप्शन सेकंड हम इसका आंसर देंगे, क्योंकि इनिशियल सब्सटेंस अनचेंज्ड है। ठीक है बच्चों, दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज देयर इन थर्ड क्वेश्चन। Which of the following condition helps us to determine that a chemical reaction has taken place? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, अपने लेक्चर्स में भी देखा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी देयर विल बी अ इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा। लाइक जिंक को जब हम H2SO4 में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब कोई भी मेटल लेते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गैस रिलीज होती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस तो होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो केमिकल रिएक्शन का पता चलेगा, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ, क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। चेंज इन कलर, ऑब्वियसली चेंज इन कलर तो बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलेगा। तो ऑल ऑफ द अबव, तो इन सब से हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। लाइक दिस यू विल फाइंड आउट द आंसर्स। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इन्वॉल्व इन प्रॉपर्ली रिटन केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। अगर कोई भी रिएक्शन एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे होती है, लाइक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, उसमें 443 केल्विन पे आपको उसको करना होता है, तो वहां क्या होता है? हम लिखते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ये भी हमें चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, तो ये भी जरूरी है। इट शुड हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट्स, भाई सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसेस में है, कोई भी सब्सटेंस उसको बताना भी जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन लिखने में जरूरी होती हैं। और यहाँ लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जब कभी भी एक से ज्यादा ऑप्शन जो है आपका कंसीडर किया जाए तो फिर ऑल ऑफ द अबव वैसे भी लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके डाउट को हम जरूर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is there in fifth question? देखिए, why is it important to balance a skeletal chemical equation? तो पहली चीज, what is skeletal chemical equation? Skeletal chemical equation को हम unbalanced equation भी कहते हैं। जब कभी हम डायरेक्टली उनके फॉर्मूले लिख के इक्वेशन को बना देते हैं तब उसको कहते हैं skeletal chemical equation। बट कोई भी एक इक्वेशन जब लिखी जाती है तो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनका टोटल जो मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उससे जो बना है वो भी उतना ही बनेगा जितना हमने रिएक्टेंट्स लिया है। ठीक है, तो उसी चीज को यहां देखेंगे। तो उसने कहा है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो बैलेंस क्यों करना है? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी कोई बात नहीं होती है, अभी मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेगा। तो ऑप्शन सी, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। देखिए 6th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Which of the following statement of the law is incorrect? Incorrect कौन सा है वो बताना है। तो देखते हैं पहले में क्या दिया है। टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स
इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, यही डेफिनेशन भी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो सही है। हमें तो इनकरेक्ट बताना है। बी पार्ट में दिया है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे तभी तो उनका मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहेगा, तो इसलिए ये भी सही है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ये नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट हम पहले लेते हैं रिएक्शन करने से उनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, वो कुछ और बन जाते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमने अलग अलग लिए, जब हमने उसका रिएक्शन कराया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर बनेगा। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है और वाटर की उनसे बिल्कुल अलग है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ये ही आपका इनकरेक्ट है। बात समझ में आ गई बच्चों? फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे बताइएगा क्या आपके डाउट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है, इनमें से ये बताना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए रिएक्टेंट्स के एटम के नंबर और प्रोडक्ट के एटम के नंबर सेम होने चाहिए बच्चों। तो यहां देखें आयरन 1 है, इधर आयरन के 3 है, ठीक है बच्चों, तो ये आपकी बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ आयरन के 3 है 3Fe, यहाँ आयरन के 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन के देखिए यहाँ 4 इंटू ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन के यहाँ भी 4 है। अब हाइड्रोजन के देखिए 4 इंटू 2 8 है और यहाँ 4 इंटू 2 8 है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये बैलेंस्ड है, सेकंड वाली भी हमारी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। 8th क्वेश्चन, when aqueous solution of the potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out, chemical equation of the reaction involved is। तो इसमें से कौन सी आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी? यहाँ आप देखिए क्या क्या है आपके पास, पोटेशियम आयोडाइड है तो वो Ki होता है, यहाँ सब जगह Ki लिखा है, एंड लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस होता है, वो देखिए यहाँ लिखा है, तो इसलिए सिर्फ दोनों चीजें यहाँ फुलफिल हो रही है, तो यही आपका करेक्ट जो है ऑप्शन बनेगा। वाई? बिकॉज पहले जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ दोनों के फॉर्मूले लिखे जाते हैं। भाई ये एलिमेंट लिया, मैंने ये एलिमेंट लिया, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो फॉर्मूला इन दोनों का बनता है। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki है और लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस है, तो यही होगा आपका बैलेंस्ड, या फिर ये कह सकते हैं जो रिएक्शन इनके बीच में इन्वॉल्व हो रही है वो यही है, जिसमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिल जाएगा। लेड आयोडाइड इज द इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट x एंड y रेस्पेक्टिवली आर, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जो कि नंबर्स में हुई, ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ऑप्शंस की हेल्प से हम लोग इसे कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं बच्चों, जिसको नहीं आता है बिल्कुल भी उसके लिए बता रहा हूं, तो मतलब x की जगह मुझे 2 रखना है और y की जगह मुझे 4 रखना है। अब देखें हम लोग, अगर यहाँ 2 रखा है तो इस 2 की मल्टीप्लिकेशन Pb में होगी, तो Pb के 2 हो गए, यहाँ Pb के देखिए 2 ऑलरेडी हैं, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 3 है, बाहर 2 की भी मल्टीप्लाई है, 3 2 जा 6 और इस 2 की तो होगी, 12 हो गए ऑक्सीजन के, और नाइट्रोजन के 2 हो गए, तो नाइट्रोजन के देखिए यहाँ 4 है और 2 यहाँ है, नाइट्रोजन के 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ 4 उधर, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ 2 इससे आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा बच्चों, तो 4 नाइट्रोजन का भी हो गया। अब ऑक्सीजन का यहाँ कितना है, 3 2 जा 6 2 जा 12, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन के यहाँ हो गए, प्लस 4 2 जा 8 यहाँ हो गए, प्लस 2 यहाँ हो गए, 8 2 10 2 12, तो सबके बैलेंस हो गए, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके ऑप्शंस का यूज करके आप बैलेंसिंग के जो मिसिंग टर्म्स है उनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लोग जो है इस ट्रिक का यूज करेंगे। 10th क्वेश्चन में क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो दो अलग अलग रिएक्टेंट्स लिए हमने, कॉपर एंड ऑक्सीजन, दो अलग अलग लिए, दो अलग अलग कॉपर प्लस ऑक्सीजन, उससे हमें मिला कॉपर ऑक्साइड CuO। यहाँ ऑक्सीजन के 2 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CO। क्या है ये, अलग अलग रिएक्टेंट जब मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर।
11. During electrolysis of water, if the volume of oxygen and hydrogen evolved at the electrodes are V0 and VH. देखिए, जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तब क्या होगा, दो वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का आएगा. इट मींस V0 is 1 and V हाइड्रोजन is 2 पार्ट. अब उसने कहा V0 upon VH क्या होगा, V0 upon VH. V0 is 1, VH is 2, तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1/2. ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसे हम हीट देते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है. कोई भी एक सब्सटेंस जिसको रिएक्टेंट बोलेंगे, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक से ज्यादा सब्सटेंस में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. किसकी हेल्प से हुआ, हीट देने की वजह से, इसलिए वो थर्मल होगा. फर्स्ट रिएक्शन में देखें, जब वाटर जो है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब वो ब्रेक डाउन होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है. तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है डिकम्पोजिशन, लेकिन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस. दूसरे में देखें AgBr, Ag और Br2 में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, इसको भी कहेंगे डिकम्पोजिशन, बट ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसको फोटोलाइटिक कहते हैं. ऐसे ही AgCl भी फोटोलाइटिक होता है. ये दो आपके फोटोलाइटिक होते हैं, याद कर लीजिए. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है वो तभी आपका डिकम्पोज होता है एक से ज्यादा सब्सटेंस में, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. मैच द क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम ए विद देयर SI यूनिट गिवन इन कॉलम बी. देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों को वोल्ट में देखा जाता है, नापा जाता है. रेसिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है, रेसिस्टिविटी होती है बच्चों ओम मीटर, और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलाम. ठीक है बच्चों, तो आप देखें ये सारा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है. ए किसके पास जाना है, 2 के पास, A2 के पास यहां है और यहां है, B जाना है 4 के पास, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऐसे MCQ अटेम्प्ट करने हैं जब आपके आएंगे एग्जाम्स में. For verifying Ohm's law, we design an electric circuit diagram in which we show that arrangement of different circuit components, अलग-अलग components उसमें लगाए हैं. We find that with respect to the resistor, the emitter की बात कर रहा है. Emitter is connected in parallel and voltmeter in series. तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि emitter जो है उसका रेसिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है इसलिए उसे हम सीरीज में लगा सकते हैं. जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उसको हम पैरेलल में लगाएंगे. पैरेलल में लगाने से वो बहुत कम होगा और वो सीरीज में लग सकता है जो ऑलरेडी बहुत कम है. तो एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, तो हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द एंड ऑफ मेटेलिक वायर, तो एंड्स ऑफ मेटेलिक वायर में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, तो V की बात कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कब, किस केस में, होता ही है जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करोगे उतना आपका इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा. ठीक है ना बच्चों, एक बैटरी वाले इन्वर्टर से अगर 2 बल्ब जल सकते हैं तो 2 बैटरी वाले से 4 जल सकते हैं. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, बट उसमें कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड इट्स डैश रिमेन कांस्टेंट. इस कंडीशन में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर d एंड लेंथ l. ये लेंथ l का है और डायमीटर आपको d दिया है. एज शोन इन फिगर, अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस. अब हमें रेजिस्टेंस कम करना है बच्चों. जो वायर होता है, वायर इज लाइक अ रोड, रास्ते की तरह होता है. आप रोड पे जा रहे हैं, जितना चौड़ा रास्ता होगा उतना रुकावट कम आएगी. और रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रुकावट होती है. तो रास्ता चौड़ा कर दो, रुकावट अपने आप कम हो जाएगी. तो रास्ता चौड़ा करना मतलब डायमीटर बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. तो हम कहेंगे डायमीटर ऑफ द वायर. ठीक है ना बच्चों.
A complete circuit is left on for several minutes, causing the connecting copper wire to become hot. जब भी क्या है देखिए कॉपर वायर गर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हमेशा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। तो वो क्या कह रहा है, एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल आल्सो इंक्रीज। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मेटालिक के केस में होगा, मेटल्स के केस में। A cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor of length 2.5 L and resistance 0.5 R of the same material has area of cross section. Area of cross section उस केस में पूछा है। तो देखो बच्चों, पहले केस में आप पहले रेजिस्टेंस निकाले, रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A। तो पहले केस में लेंथ L ही दे रखी है, एरिया A ही दे रखा है, रेसिस्टिविटी को रो मान लेते हैं। तो इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया रो L अपॉन A। R डैश निकालते हैं सेकंड केस, रेसिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि उसने कहा सेम मटेरियल। मटेरियल सेम रहता है तो कभी भी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड करती है मटेरियल पे। वो जब भी चेंज होगी जब मटेरियल चेंज होगा। इस केस में आपके पास लेंथ है 2.5 L, तो यहाँ 2.5 L लिखेंगे डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 0.5 एंड रेजिस्टेंस 0.5 R। तो R डैश जो है ये 0.5 R है, तो R डैश की जगह मैं 0.5 R लिखूंगा, रो इनटू 2.5 L डिवाइडेड बाय A डैश। वी नीड टू फाइंड A डैश, तो A डैश को इधर ले आते हैं। A डैश विल बी इक्वल्स टू रो इनटू 2.5 L डिवाइडेड बाय 0.5 R। तो R की वैल्यू यहां से उठा के रखो, रो इनटू L अपॉन A ऊपर चला जाएगा, रो से रो कैंसिल हो गया बच्चों, L से L, पॉइंट से पॉइंट, 5 5 25, 5A। तो A डैश विल बी 5A। ऐसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। A student's plot VI graph for 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2, R3. R1, R2 यहाँ है, R3 यहाँ है, ये I, ये B का ग्राफ हो गया। ठीक है, choose from the following statement that holds true for this graph. CBSE 2020 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। सिंपल सा लॉजिक समझ लो, जिधर V होगा उधर वाला रेजिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। V किधर है, इधर, तो R2 सबसे बड़ा होगा, R1 उससे छोटा होगा, R3 सबसे छोटा होगा, I की तरफ वाला सबसे छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं R2 सबसे बड़ा है, उससे छोटा R1 है, उससे छोटा R3 है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, इसी ट्रिक याद रखनी है आपने। When a 4-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. तो क्या निकालना है बेटा, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि V अपॉन I जो है रेजिस्टेंस होता है। V हमारे पास कितना है बेटा, 4 वोल्ट है, इसको यहां लिखेंगे। I कितना है, 100 इंटू, अब ये मिली एम्पियर है, आपको एम्पियर में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं सीधा यहाँ 1000 लिख दे रहा हूँ। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 40 ओम इज योर आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे छोटे, उसमें तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। 2 LED bulbs of 12 volt and 6 volt are connected in series. सीरीज में कनेक्टेड है, एक है 12 वोल्ट का, फिर एक है 6 वोल्ट का। ठीक है बच्चों, यहाँ 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। अब आप ये मत समझना कि ये तो रेजिस्टेंस का साइन बना दिया और मैंने ऊपर वोल्ट लिख दिया, पावर उनका रेजिस्टेंस भी अलग होगा, बट पावर मैंने ऐसे लिख दी है समझाने के लिए। इफ द करंट थ्रू 12 वोल्ट बल्ब इज 0.06 एम्पियर, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो है आपका 0.06 एम्पियर। तो बच्चों देखो, ये वाला और ये वाला दोनों है सीरीज में, और सीरीज में जब भी करंट जाता है तो वो डिवाइड नहीं होता, और जहां करंट डिवाइड नहीं होता वहां सेम करंट, तो ये करंट यहां से निकला,
यहां से पास होगा तो यही तो करंट इधर भी जाएगा, तो सेम करंट यहां से पास होगा, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने पूछा 6 वॉट बल्ब से कितना करंट पास होगा। इसके पास कोई और रास्ता थोड़ी है, करंट कहीं चला थोड़ी जाएगा, ये इसमें से इसमें जाएगा, फिर यहां से जैसे निकलेगा फिर इसी से यही करंट जाएगा, तो इसलिए यही सेम आंसर होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ओम। जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज वाले केस में होता है और मिनिमम रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल वाले केस में होता है। तो अगर आपको 4 रेजिस्टेंस को यूज करना है और आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो चारों को सीरीज में लगा दो, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सीरीज में कैसे लगता है कि जैसे ये 1/2 है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, तो इनको चारों को डायरेक्ट ऐसे ऐड कर दो बच्चों, तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा 2 ओम का। कैसे, देखो एलसीएम पूरा 2 हो गया, 1 2 3 4, 4/2 इज 2 ओम, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में ऐड करो, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में ऐड करो। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel to 10 volt बैटरी। पैरेलल में अटैच है बच्चों, पैरेलल में ऐसे होता है, देखो एक यहां पे है 2 ohm, ठीक है, यहां पे है 3 ohm और यहां पे है बच्चों 5 ohm, ठीक है ना, और कनेक्टेड इन पैरेलल टू 10 वोल्ट बैटरी। यहां हमारी एक बैटरी है जिससे ये अटैच है, 10 वोल्ट की बैटरी है, of negligible internal resistance, potential difference across the 3 ohm resistance will be। आपसे क्या पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जब भी आप लोग ध्यान दीजिए, करंट आ रहा है और अगर आपके रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में है तो करंट आई आया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 I2 I3, करंट सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन कभी भी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती पैरेलल के केस में, तो आपको वोल्टेज तीनों को ही 10 वोल्ट मिलेगी, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम पूछा था। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेसिस्टर इन फॉलोइंग सर्किट। करंट यहां से चलेगा, यहां आएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, तो सबको अलग अलग करंट मिलेगा, लेकिन जो करंट का फॉर्मूला होता है क्या होता है बताइए, V/R होता है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में V ये रहेगा क्योंकि V डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पैरेलल के केस में, सबको बराबर V मिलता है, तो सबके लिए 6 वोल्ट ही आपका वोल्टेज रहेगा। अब जो भी रेजिस्टेंस के थ्रू वो करंट कह रहा है उससे इसको डिवाइड कर लो, किसके थ्रू कह रहा है, 10 ओम के, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 एम्पियर का करंट आएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 of the polynomial 3x square plus 8x plus k is reciprocal of the other, then value of k is। देखिए यहां आपके पास जो पोलिनोमियल है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, 3x स्क्वायर क्वाड्रेटिक मतलब इसके 2 जीरोस होंगे, एक को अल्फा कंसीडर कर लो, एक को बीटा कंसीडर कर लो, ठीक है बच्चों। अल्फा बीटा कंसीडर कर लिया, उसने कहा इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, क्योंकि उसने कहा ये इसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल होने पे क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल होने पे आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे। 2 फॉर्मूले होते हैं ना हमारे पास, एक सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। तो हमेशा ये लगाइएगा जब भी आपको रेसिप्रोकल देगा, जब भी आपको नेगेटिव ऑफ द अदर देगा तब हमेशा सम वाला लगाना है। ये 2 चीजें आपको माइंड में रखनी है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू द सी होता है सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो कि यहाँ k है, और a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 3 है। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3 इक्वल्स टू k। तो इस टाइप से आप निकालेंगे और करेंगे। सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं, फिर भी ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल्स में से यही क्वेश्चन आते हैं, और इनका पूरा कॉन्सेप्ट और कैसे क्वेश्चंस होंगे और पॉलिनोमियल्स में से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वही हो रहा है आज डिस्कस इस सेशन में। तो उसी के आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं।
अब देखिए यहां क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 बीटा 3 अल्फा पावर 3 बीटा पावर 4 इज। तो इसमें से आप बच्चों क्या करेंगे, अल्फा 4, देखिए अल्फा की पावर क्या है 4 है, बीटा की पावर 3 है, प्लस अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 4, यहां से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे। और कॉमन कैसे आती हैं चीजें, उनकी पावर देखते हैं। अब जैसे यहां पावर देखें, अल्फा की इन दोनों में छोटी पावर 3 है तो 3 पावर कॉमन आएगी, बीटा की भी 3 है वो कॉमन आएगी, यहां अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ये क्या होता है, अल्फा बीटा का होल क्यूब हो गया और ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है बच्चों, अब अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है बच्चों। ऐसे करते हैं हम लोग। तो सी क्या है हमारे पास यहां 3, ए क्या है हमारे पास यहां 1, जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो यहां टी का कोफिशिएंट है -4 वो बी है, ये लिख दिया मैंने, और सी होती है ये कांस्टेंट वाली वैल्यू, सी है 3 अपॉन ए है 1 3/1 इसका क्यूब, इनटू में माइनस बी कितना है बच्चों -4 है, अपॉन में ए लेना है A1। ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 बनेगा, जो कि आपका आंसर होगा इस पूरी वैल्यू का। ठीक है बच्चों, ऐसे सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। आप इसका यूज करेंगे किसका, जो सम ऑफ उनके ये आपके जीरोस हैं एंड आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले। और अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां से टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 की में से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले, वो यहां पे रख दें तो भी आप कर सकते हैं। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी एंड अल्फा माइनस बीटा इज 3, देन सी की वैल्यू पूछिए। अल्फा माइनस बीटा कोई भी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता नहीं है। किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक अल्फा प्लस बीटा होता है और एक अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का बी होता है और ये होता है आपका सी। तो सी की वैल्यू दे नहीं रखी कोफिशिएंट कांस्टेंट वाले की, वो यहां देखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की मैं अगर वैल्यू निकालूं तो दैट इज माइनस बी है 5, यहां 5 है बी तो ये हो गया -5, ए है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकाली, क्योंकि उसने अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो इससे हम दो इक्वेशन बना के इनको सोल्व कर देंगे। ऐड कर दो, देखो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3 इज -2, 2 1 जा 2, अल्फा हो गया बच्चों -1। अब उसने पूछा है कि सी की वैल्यू बता दो। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है बच्चों। ठीक है, यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि ए तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन 1। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें बीटा की भी वैल्यू चाहिएगी। जब बीटा की वैल्यू पता होगी तभी यहां रख के हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो यहां रख दो या यहां रख दो। यहां क्या है, अल्फा की वैल्यू आई -1, माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 3, -1 3 को इधर लाओ, -3 इज इक्वल्स टू बीटा, तो -4 इक्वल्स टू हो गया बच्चों बीटा। अब यहां रखेंगे अल्फा की वैल्यू -1 इंटू बीटा की वैल्यू -4 इक्वल्स टू सी, तो माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल्स टू सी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन इसकी एक आसान सी ट्रिक सिखाता हूं आप लोगों को, बहुत आसान सी, उसको रख लीजिएगा याद और डायरेक्ट आंसर आएगा। ये बहुत जगह यूज भी होता है, अभी इसके आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां ये यूटिलाइज भी होगा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन सी के इक्वल होता है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ये याद कर लीजिए। माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 है, अपॉन में सी रखना है दैट इज -3, माइनस माइनस प्लस बाय -3 दैट इज -2/3, जो कि ऑप्शन डी है। बहुत आसान हो जाता है। तो जब भी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा देगा, मतलब जो भी जीरोस हैं उनके रेसिप्रोकल का अगर सम देता है तो वो होता है -b अपॉन सी के इक्वल, डायरेक्टली निकाल लो। If one of the zeros of quadratic polynomial bx square plus cx, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है bx square plus cx plus d,
उसका एक जीरो है जीरो के इक्वल, मतलब जो x की एक वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। अब उसने कहा है कि दूसरा जीरो बता दो उसका क्या होगा। तो अगर हमारे पास देखा जाए बच्चों, तो जीरोस को रख के हमें क्या मिलता है, जीरोस को रख के अगर मैं इस इक्वेशन में जीरोस रखूंगा तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा एक जीरो जीरो है, तो x की जगह मैं जीरो पुट कर दूं, प्लस c इंटू जीरो कर दूं, प्लस d इक्वल टू जीरो। बहुत से बच्चे ये करते हैं, तो d इक्वल टू जीरो आ गया। ऐसे करके हमने d की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है, d की वैल्यू आ गई। बट क्या आपको दूसरा जीरोस मिला? उसने कहा अदर जीरो फाइंड करो। तो ये गलती जो बच्चे करते हैं आप लोगों ने नहीं करनी है। यहां इसको आप अल्फा मान लो कि अल्फा आपका जीरो है, यहां से बीटा आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। अब अल्फा इंटू बीटा तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर हमेशा अल्फा प्लस बीटा से आएगा, सम ऑफ जीरो से। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, ये तो जीरो हो गया, तो बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां सी है, क्योंकि जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, अपॉन ए है बी, तो माइनस सी अपॉन बी, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये गलती जो आपको समझाई है ये कभी नहीं करनी है, जैसे मैंने बताया ऐसे आपको आंसर लाना है। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r, ये है आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें जीरोस फाइंड करना है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें से x की वैल्यू उठा के यहां रखूं और ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो कैसे, जैसे मैं यहां से वैल्यू रखूं माइनस वन जीरो, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस वन प्लस 6 क्या हो गया बच्चों, ये स्क्वायर होके प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, जीरो नहीं बनेगा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर 4 ले लो, 4 4 जा 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 6, ये देखो 16 प्लस 6 22 माइनस 20 जो कि 2 बनेगा, ये भी नहीं होगा। फिर आप लोगों ने कौन से उसमें रखनी है बेटा, ये रखो 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 9 6 15 माइनस 15 जीरो होगा। 2 रखो 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6 6 4 10 माइनस 10 जीरो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बचना है वो ऐसे ऑप्शन का यूज करके निकाल सकता है, उन्हीं के लिए ये ऑप्शन वाला तरीका बनाया है। If the sum of the zeros of polynomial is -1/6 and product of zeros of polynomial is -2, then the polynomial is, polynomial का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस, जो कि उसने कहा है सम ऑफ द जीरोस है -1/6, तो इसे लेंगे -1/6 इंटू में होता है बच्चों x, फिर होता है यहां प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो कि -2 दे रखा है इक्वल्स टू जीरो। अब यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज x/6 -2, बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 और ये 6 उधर जाके जीरो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपको मिलेगा ऑप्शन डी के अंदर। अब ये ऑप्शन भी दे रखा है, ये आंसर नहीं टिक करना है, हमेशा सोल्व करके ही टिक करना है, ये याद रखना है, इसीलिए ये स्पेशली मैंने ऑप्शन इसमें डाला है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, ठीक है। उसने कहा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बताइए कितना होगा। देखो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां 1, b की वैल्यू निकालने में यहां सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चों, उसी को सीखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू, ये x के साथ वाला होता है b और एक्स स्क्वायर के साथ होता है a, तो a की वैल्यू तो है यहां 1 और b की वैल्यू है यहां माइनस पी और c की वैल्यू है बच्चों माइनस पी माइनस क्यू, ऐसे करना है। अब आपसे कहा है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो यहां अल्फा प्लस बीटा लगा लो, यहां अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है c अपॉन ए, तो c कितना हो गया बच्चों, ये है c माइनस पी माइनस क्यू अपॉन ए तो 1 है, उसको अपॉन में करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी
देखो माइनस बी कितना है माइनस पी अपॉन ए तो 1 है। अब यहां आप देखें +1 भी करना है, ठीक है बच्चों, ये हो गया माइनस पी प्लस क्यू माइनस माइनस प्लस पी और +1 पी से पी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस, ये माइनस था बच्चों माइनस क्यू, तो माइनस क्यू +1 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका 1 माइनस क्यू भी हम कह सकते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ऐसे थोड़ा सा ना घुमा देता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। A quadratic polynomial, the sum of whose zeros is 0. Sum of whose zeros, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, ठीक है बच्चों, एंड 1 0 इज 4, मतलब अल्फा दे दिया आपको 4, ठीक है, यहां रख दो तो बीटा क्या हो जाएगा -4, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा है, बना दो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में होता है अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा कितना है 4, बीटा है -4, 4 माइनस 4 0, तो ये तो 0x हो गया, और प्लस में अल्फा बीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 इंटू -4, तो x² प्लस माइनस -16, क्योंकि ये तो 0 हो गया, x² -16, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा